हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर रही होगी और आज भी आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। इस आधार पे देखोगे क्योंकि आज आप लोगों के लिए जो लाया गया है मॉडल सेट, बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किए हैं, आज मैं उसी मॉडल सेट के बारे में आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो प्रश्न आपके मॉडल पेपर में दिया गया उस प्रश्न का जवाब क्या आएगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा और आप मॉडल सेट का प्रैक्टिस जो है इसी वीडियो के माध्यम से एकदम आराम से आप करते चले जाइएगा और आप लोग देख लीजिएगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो बताया गया उसमें से आप लोगों ने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। ठीक है, बाकी आपके देखोगे हिस्ट्री में 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। यदि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, अभी इस वीडियो को आप जो भी देख रहे होंगे, यदि इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यदि आप सभी स्टूडेंट 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट तैयारी है। ठीक है, यदि आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। इसका ये मतलब हुआ कि आप जो पढ़े हैं, आप आगे एग्जाम जो आपका एनुअल एग्जाम जो होने वाला है उस एग्जाम में आप जाकर के एकदम गर्दा मचा दोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखोगे ये लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पढ़ाएं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको नया दिखेगा, लेकिन उस बात पे आप लोगों को चिंतित होने की, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको क्या बताएं, एक चीज फिर समझिएगा, हम वीडियो के शुरू में इस बात को आपको इसलिए कह दिए ताकि आप इस बात से लेकर के टेंशन में नहीं चले जाइए कि 100 क्वेश्चन में से हमें 100 बनना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है। आपको आपके एग्जाम के लिए जरूरी आपसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपके एग्जाम में आपको मात्र कितना प्रश्न सही करना है? 50 प्रश्न, लेकिन मैं आपको सभी प्रश्न का जवाब यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको हम 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के जितने भी प्रश्न हैं सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन यदि आप इसमें से 50 प्रश्न यदि आप सही कर लिए होंगे तो आपका तैयारी बहुत बेस्ट है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो पुरातत्व के अंतर्गत देखोगे साहित्य नहीं आते हैं। अभिलेख हो गया, पुराना मंदिर, सिक्के, ये सब आते हैं, लेकिन साहित्य नहीं आते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा 1 का बी नंबर। 2 नंबर के प्रश्न आप लोग देखिएगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, किस स्थान पे मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य या प्रमाण आप देखोगे ये मिला है किस जगह पे? ये मिला है कालीबंगन में। ये कहाँ मिला है? कालीबंगन में मिला है। और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। कालीबंगन किस जगह है? राजस्थान में है। अब आप लोग आइएगा प्रश्न संख्या 3 में। ये है सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सिंधु निवासी जो थे यह किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, ये आपको बताना है। सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो सिंधुवासी जो लोग थे ये लोहा का उपयोग नहीं करते थे, यानी लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। आपका जवाब हो जाएगा लोहा हो जाएंगे, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, प्रश्न आपका 4 नंबर में लिया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश बोला गया है? ठीक है, मेसोपोटामिया का जो लेख है इसमें नाविकों का देश किनको बोला गया है? दिलमुन को बोला गया है, मगौन को बोला गया है, मेलुहा को बोला गया है, या इनमें से सभी? नाविकों का देश किसे कहा गया ये आपको बताना है। ठीक है, नाविकों का देश किसको बोला गया है? तो नाविकों का देश देखोगे यहाँ पे दिलमुन, मगौन या मेलुहा। मेलुहा को देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया? मेलुहा को बोला गया है नाविकों का देश। आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएंगे? नाविकों का देश बोला गया किनको? मेलुहा को बोला गया। आगे का प्रश्न है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? यह क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया होगा। सबसे लंबे देखोगे, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 26 चिन्ह हो जाएंगे। अब आपका हम आगे का प्रश्न लेते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? ये आपको बताना है कि हड़प्पा का जो मोहर है इस पे कनिंघम ने अपना रिपोर्ट कब दिया था। 6 नंबर का प्रश्न आपका ये रहा। थोड़ा सा जूम अधिक हो गया तो इसको कम कर लिया जाए। आप जवाब दीजिएगा इसमें आपका क्या जवाब होंगे? हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? तो कनिंघम ने अपना यह रिपोर्ट कब दिया था? 1875 में यह रिपोर्ट दिया था। आगे का प्रश्न है आपका कि राजगाह यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी?
राजगाह यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, गंधार, पंचाल या मगध? ये आपको बताना है कि राजगाह राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आप सभी को पता है कि यह किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की। ठीक है, मगध की राजधानी थी। अब आप लोग आगे आ जाइए। ये आपका प्रश्न संख्या 8 है और यहाँ प्रश्न है आपका, ऑप्शन देखोगे ऊपर नीचे 2 जगह मिल जाएगा आपको। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र की बात करो तो ये लिखे हैं कौन? कौटिल्य। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और आपका जवाब इसमें हो जाएगा 8 का क्या हो जाएंगे? 8 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अब आगे देखिएगा। ये आपका आगे का प्रश्न है कि 1944 में देखोगे क्या लिखा है? 1944 में भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? ठीक है, ऑप्शन में आपको जॉन मार्शल, RIAM व्हीलर, कनिंघम या RS रॉ। इसका जवाब आपका हो जाएंगे व्हीलर। कौन बने थे? व्हीलर बने थे। आगे का प्रश्न आपका है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति देखोगे ये कौन किए थे? सम्राट अशोक। कौन किए थे? सम्राट अशोक धम्म महामात्र की नियुक्ति किए थे। बौद्ध धर्म देखोगे ये अपने जीवन के अंतिम समय में कौन अपना लिए थे? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपने जीवन के अंतिम समय में अपना लिए थे। आपके आगे का प्रश्न ये रहा कि पर्याग प्रशिस्ति की रचना किसने की थी? पर्याग प्रशिस्ति की रचना किसने की थी? तो पर्याग प्रशिस्ति की रचना की यदि आप बात करोगे तो पर्याग प्रशिस्ति की रचना किसने की थी? पर्याग प्रशिस्ति की रचना हरिसेन किए थे। ठीक है, पर्याग प्रशिस्ति की रचना किसने की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा पर्याग प्रशिस्ति की रचना हरिसेन ने किए थे। और देखोगे यहाँ पे यदि हम बात करें हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले दरबारी थे। समुद्रगुप्त के दरबार में ये रहने वाले थे। ठीक है, किनके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में ये रहने वाले थे और इन्हीं के कवि थे ये। पर्याग प्रशिस्ति की रचना ये देखोगे इन्होंने ही किए हैं। कौन किए हैं? तो आपको याद रखना है कौन किए हैं पर्याग प्रशिस्ति की रचना? तो हरिसेन ने किए हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, ये प्रश्न आगे आपका है प्रश्न नंबर, ये देखोगे प्रश्न आपका आगे का है कि पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? ये आपको बताना है कि पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। तो पाली भाषा में गहपति किसान को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? किसान को। आगे देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य बोला गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों में अंतर है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 375 से 415 ईस्वी। याद रखिएगा। फिर हम आपको बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ये गुप्त वंश से थे। और देखोगे आगे यदि हम आपको बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश से थे। ठीक है, अब आपका आगे का प्रश्न है 15 नंबर में कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त की यदि बात करोगे तो यह किसकी पुत्री थी? यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की द्वितीय की पुत्री थी। चीनी यात्री तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था? पहली शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा, देखोगे क्या हो जाएंगे? 5वीं शताब्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे 16 का सी नंबर 5वीं शताब्दी हो जाएंगे। अब आप लोग आगे आ जाइए। आगे का प्रश्न आपका है कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे? ठीक है, चीन के महान दार्शनिक किन्हें कहा गया था? तो चीन के महान दार्शनिक माना जाता है कन्फ्यूशियस को। कन्फ्यूशियस को चीन का क्या माना जाता है? महान दार्शनिक माना जाता है। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? अग्नि, सोम, इंद्र या इनमें से सभी? ऋग्वेद में यदि बात करोगे तो यहाँ पे इन सभी देवता की बात आता है। अग्नि का भी बात आता है, इंद्र का भी और सोम का भी। तो इसीलिए इसका जवाब आपका हो जाएंगे इनमें से सभी। अब आप लोग आगे के प्रश्न में आ जाइएगा। प्रश्न आपका है 19 नंबर में तक्षशिला। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गंधार, कंबोज, सुरसेन, पंचाल। तो जवाब आपका इसमें हो जाएंगे गंधार। क्या हो जाएंगे? गंधार हो जाएंगे। और गंधार के कौन थे? गांधारी शकुनी की बहन और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी दुर्योधन की माँ। ठीक है, ये आपको हम बताएं। तो गांधार देखोगे तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। यौधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? ये तांबा धातु के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आपका जवाब 20 का आंसर में क्या हो जाएंगे? सी नंबर। अब आगे का प्रश्न लेते हैं। आपका प्रश्न में हम देर नहीं करेंगे, आप लोग खुद रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम आपको सारा प्रश्न उत्तर बताते चले जा रहे हैं,
आप लोग थोड़ा सा इसको देखोगे, आप जो प्रैक्टिस किए होंगे उस प्रैक्टिस से आप मिलाइएगा। यहाँ पे अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? कॉलिन मैकेंजी, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। देखोगे जेम्स प्रिंसेप इसके देखोगे जो शिलालेख थे उसका अर्थ यही निकाले थे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? इनका शिलालेख जो है वह किस भाषा में है? तो वह है संस्कृत भाषा में। जवाब आपका क्या हो जाएंगे? संस्कृत भाषा। तो चलिए आप लोग आगे का प्रश्न देखिएगा। ये आपके 23 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को देखो ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था यह हुआ था बोध गया में। जवाब आपका क्या आ जाएंगे? बोध गया जवाब आ जाएंगे। ठीक है, आपका आगे का प्रश्न लेते हैं हम 25 नंबर में। अब ये प्रश्न आपका है कि सांची की जो स्तूप की खोज कब हुई थी? इस स्तूप की खोज कब हुई थी ये आपको बताना है। तो सांची की स्तूप की खोज जो हुई थी यह हुई थी 1818 ईस्वी में। कब हुई थी? सांची के स्तूप की खोज हुई थी 1818 ईस्वी में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी को। याद रखिए किनको माने जाते हैं? महावीर स्वामी को, यानी 26 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अब आप लोग आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 में आप देखिएगा कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अल बरूनी किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखे हैं किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, किस भाषा में आपका जवाब हो जाएंगे? अरबी भाषा में हो जाएंगे। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएंगे इसका जवाब? इसका जवाब आपका हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अब आप लोग आइएगा यहाँ पे, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी, ये तो आपको बता दिए। तो आगे आप लोग चलिएगा। ठीक है, आगे आप देखिएगा यहाँ पे ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक की यदि बात करें तो इसके लेखक थे फ्रांसिस बर्नियर। कौन हो जाएंगे इसका जवाब आपका? फ्रांसिस बर्नियर हो जाएंगे। आगे आपका इसमें है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? इनमें से कौन यूरोपीय यात्री थे जो कि भारत में ही बस गए थे? वर्नियर, मनुची, ट्रेवनियर या इब्न बतूता? कौन देखोगे भारत में बस गए थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएंगे? इसका जवाब आपका क्या हो जाएंगे? देखोगे यहाँ पे इब्न बतूता, ट्रेवनियर, वर्नियर या मनुचित। जवाब आपका हो जाएंगे इब्न बतूता। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिएगा, आगे के प्रश्नों में क्या चीजें हैं ये आपको हम बताएंगे। यह पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले देखोगे भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? तो यहाँ पूजा जाता है किनको? भगवान विष्णु को पूजे जाते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न आपका है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी की, विष्णु की, ब्रह्मा की या कुबेर की? तो जवाब आपका हो जाएंगे देवी की पूजा की जाती थी, यानी 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवी की पूजा की जाती थी। अब आप लोग आगे आ जाइएगा, आगे का प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? इनमें स्त्री अलवार संत कौन है? अंडाल, कराइकल, अम्मयायर, अप्यार या सुंदरार? तो इसका जवाब आपका हो जाएंगे अंडाल। क्या हो जाएंगे इसका जवाब? अंडाल हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन नयानार संतों की रचना है? नलियारा, दिव्य प्रबंधम, तबरम, ये और बी दोनों? इसका जवाब आपका हो जाएंगे नलियरा दिव्य प्रबंधम हो जाएंगे, यानी 34 का आंसर आपका होगा ए नंबर। यह प्रश्न आपका है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? तो खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किए थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जिसमें केस आता है, करा आता है, कृपान रखना आता है, ये सब चीज़ आप लोग देखे होंगे। जो वहाँ पे मतलब जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उनके पास ये सब चीज़ आप देखते होंगे। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? गुरु नानक किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? गुरु अर्जुन देव को, बाबा फरीद को, गुरु अंगद को या गुरु तेग बहादुर को? तो गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरु अंगद को। ठीक है, किनको बनाया था? गुरु अंगद को। अब आप लोग आगे आ जाइएगा, आगे का प्रश्न आपका है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन करने वाले व्यक्ति थे गुरु गोविंद सिंह।
कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कौन शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी, 9वीं, 14वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। इसका जवाब आपका हो जाएंगे 12वीं शताब्दी। कब हो जाएंगे? 12वीं शताब्दी हो जाएंगे। आगे आप लोग देखिएगा, हरिहर और ये प्रश्न था आपका, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की यदि आप बात करोगे तो ये किए थे कब? 1336 ईस्वी में। कब किए थे? 1336 ईस्वी में। आगे का आपका प्रश्न है कि सुलभ राजवंश का शासन कब से कब तक रहा था? इस राजवंश का शासन जो रहा था वो रहा था 1485 से 1505 ईस्वी तक, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 42 का बी। अब आप लोग आ जाइए 43 नंबर के प्रश्नों में कि तालीकोटा का युद्ध देखोगे, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के बाद देखोगे विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? आराविडु, सुलभ या तुलुब या संगम? इसका जवाब क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है कि इसमें कौन किए थे। तो तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर पर देखोगे सुलभ राजवंश ने क्या किए थे? शासन किए थे। हम्पी की खोज किसने किया था? हम्पी की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। जॉन मार्शल, कॉल मैकेंजी, अलेक्जेंडर गिनिला, J.F. क्लिफ्ट। जवाब आपका हो जाएंगे कॉलिन मैकेंजी हो जाएंगे, यानी कि आपका 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब आप लोग आगे आ जाइएगा। आगे का आपका प्रश्न है कि हम्पी की खोज किसने की थी, ये आपको बता ही दिए। अब आपका आगे का प्रश्न ये रहा कि अब्दुल रज़ाक किस देश के राजदूत थे? अब्दुल रज़ाक किस देश के राजदूत थे? तो ये फारस के राजदूत थे। कहाँ के थे? फारस के। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजा अपने आप को राय कहते थे। क्या बोलते थे अपने आप को? याद रखिएगा, इस ऑप्शन को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपका जवाब हो जाएंगे ये अपने आप को क्या बुलाते थे? राय बुलाते थे। अब आप लोग आगे आ जाइएगा। प्रश्न आपका है, ये तो हो गया विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो आपका जवाब इसमें हो जाएगा विजयनगर के संरक्षक देवता माना जाता था विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष का जो मतलब होता था वो क्या होता था? भगवान शिव। तो संरक्षक देवता विरूपाक्ष। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? आपको याद रखना है विरूपाक्ष, जिनको हम भगवान शिव भी कहते हैं। ठीक है, अब आप आगे चलिए। आगे का प्रश्न आपका, और आप देखोगे अब आधे प्रश्न पे आ गए होंगे। ठीक है, ये आपका रहा 49 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 49 नंबर के प्रश्न में आपका क्या है? थोड़ा अधिक जूम हो गया तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, विजयनगर के विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विजयनगर के विट्ठल मंदिर की यदि आप बात करोगे तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। जवाब आपका हो जाएगा भगवान विष्णु। अमुक्त माल्याद किसने लिखे हैं? अमुक्त माल्याद देखोगे ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखे गए थे, तेलुगु भाषा में लिखे गए हैं वहाँ के राजनीति के बारे में। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अमुक्त माल्याद कौन लिखे हैं? कृष्णदेव राय। चलिए आप यहाँ पे अब देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप महानबी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा था? यह कौन बोला था? डोमिंगो पेस या फर्नाओ, जिसका जवाब आपका हो जाएंगे डोमिंगो पेस। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा की यदि आप बात करोगे यह 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, यह कितने खंडों में? अबुल फजल द्वारा लिखे गए हैं। यह 3 खंडों में विभाजित है। अब आप लोग आगे आइएगा। आगे का प्रश्न आपका ये रहा है, अब जिन्स ए कामिल क्या था? यह एक फसल का कैटेगरी था, और यह देखोगे जो नगदी फसल थे ना उसी को बोला जाता था जिन्स ए कामिल। कंफ्यूज करने के लिए देखोगे ऑप्शन में दिया होगा इनमें से सभी, और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नगदी फसल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकार के सेवा के बदले दी गई जजमानी जो वंशानुगत हो गई थी उनको क्या बोला जाता था? मीरास बोला जाता था, वतन बोला जाता था, जजमानी बोला जाता था, क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जवाब आपका क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो इसका जवाब आपका हो जाएंगे क्या? इसका जवाब आपका हो जाएंगे डी नंबर, ए और सी। आगे के प्रश्न आप लोग देखिएगा यहाँ पे। अब आप लोग को आगे का प्रश्न देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाते हैं आपका आगे 57 नंबर का प्रश्न क्या है जरा आप लोग देखिएगा। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, ये आपको बताना है कि तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई, उर्दू, तुर्की, पंजाबी या फारसी? तो तुजुक ए बाबरी देखोगे यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है,
आगे आपका प्रश्न है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक शांति, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 59 का ए नंबर। अब आप लोग आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर का प्रश्न है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। देखो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। तो जवाब आपका हो जाएंगे इसमें इब्राहिम लोदी, जो आप देख रहे होंगे, तो ये युद्ध हुआ था किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो जवाब आपका हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। ठीक है, किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये आपका रहा 60 नंबर का प्रश्न। अब आपका 40 प्रश्न बचा हुआ है और ये आपका प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में देखोगे बंगाल का क्या बन गया था? गवर्नर जनरल। तो इसका जवाब आपका हो जाएंगे कॉर्नवालिस। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? जमींदार और रैयत की अर्जियां, कलेक्टर की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं। तो क्या था? तो 5वीं रिपोर्ट में यह शामिल था, जमींदार और रैयत की अर्जियां। क्या शामिल था? जमींदार और रैयत की अर्जियां, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, कलेक्टरों का रिपोर्ट। आपका जवाब इसमें आ जाएगा ये उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 62 का डी नंबर हो जाएंगे। अब आप लोग आगे आ जाइए। आगे का प्रश्न आपका है कि आनंद मठ किनकी कृति है? आनंद मठ जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, 63 का क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। अब आप लोग आगे आ जाइए। सूर्यास्त जो है, ये जो लिखा गया सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता था? यह कानून क्या था? देखोगे एक निश्चित समय तक कर दिया गया था अस्थाई बंदोबस्त में। देखोगे कि आपको इस डेट में जो किसान को जो होता था कर्ज देना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था। यदि उस डेट में सूर्यास्त के समय तक यदि वो नहीं देते तो उसका घर जमीन जायदाद नीलामी कर दिया जाता था। ये चीज़ें लागू होता था रैयत पे। रैयत किनको बोला गया है? रैयत बोला गया, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो किसान को रैयत बोला गया था। तो जवाब आपका 64 का क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। दामिन एको का सीमांकन कब किया गया था? इसका सीमांकन किया गया था 1832 ईस्वी में। दामिन एको क्या था? यह जमीन का एक टुकड़ा था जो देखोगे संथाली लोग को जो बुलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा राजमहल की पहाड़ी में रहने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, उनको दिया गया था यह हिस्सा। जमीन के इस हिस्सा को ही दामिन एको बोला गया था। अब आपको बताना है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। तो अमेरिका के गृह युद्ध की बात करें तो गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, यानी कि आपका 66 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो इसका रिपोर्ट देखोगे 1875 ईस्वी में क्या किया गया था? पेश किया गया था दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट। अब आप लोग आगे देखिएगा कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? 10 मई 1857 देखोगे विद्रोह शुरू हुआ था और ये इस विद्रोह का नेतृत्व कब स्वीकार किए थे? 11 मई 1857 को इस विद्रोह का नेतृत्व ये स्वीकार किए थे। कुशासन का आरोप लगा करके देखोगे अंग्रेजों ने अवध पर अधिकरण कब कर लिया था? अवध पर कब्जा ये कब कर लिए थे? तो अवध पर जो ये कब्जा जमा लिए थे वो कब? 1856 ईस्वी में। अब आप लोग आगे देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, ये आपको बताना है। तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाही को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? इस अधिनियम का नाम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। क्या नाम था इसका? देखोगे सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। अब आप लोग आगे आ जाइए और ये आप लोग देखिएगा 72 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको आप लोग देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला विख्यात हो गया था। डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? मौलवी अहमदुल्ला। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तात्या टोपे को देखोगे शिवपुरी में फांसी दिया गया था। ठीक है, बाकी तो लक्ष्मीबाई का युद्ध में देखोगे मौत ही हो जाते हैं। ठीक है, इन तात्या टोपे को क्या दिया गया था? देखोगे फांसी पर लटकाया गया था। अब आप लोग आगे आइएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का देखोगे
परिणाम माना था। तो ये किनका कहना था? जेम्स आउटरम का ये कहना था कि यह हिंदू मुस्लिम का क्या था? षड्यंत्र था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इस प्रश्न को, आपको दिखेगा अच्छे से। इसका जवाब आपका हो जाएंगे डी नंबर, चर्बी वाले कारतूस। देखोगे इसका क्या बना था? तत्कालिक कारण बना था, क्योंकि अंग्रेज एक नया राइफल देखोगे सैनिक लोग को देते हैं, एनफील्ड राइफल, और उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था जिसको दांत से काटा जाता था, उसमें ऐसा बताया गया था, ऐसा अफवाह फैला था कि उसमें गाय और सुअर के चर्बी मिक्स किया गया है, जिसको लोग देखोगे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग के लिए देखोगे ये चीज़ें बड़ा ही गड़बड़ था। और इस बात से भी देखोगे बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम सैनिक नाराज हुए थे। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट तो आप लोग जानते होंगे, इंडिया गेट तो दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह बॉम्बे, देखो जो लिखा गया है, यह मुंबई होना चाहिए, मुंबई में स्थित है। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो जवाब आपका होना चाहिए 1872 ईस्वी में। 77 का आंसर हो जाएगा 1872। अब आप लोग आ जाइएगा 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था नक्शे तैयार करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आपका जवाब? नक्शे तैयार करने के लिए इसको किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि आपका 79 का क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका अब 80 नंबर का प्रश्न लिया जा रहा है। आप लोग देखिएगा क्या है इस प्रश्न में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो ये साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? अहमदाबाद में। इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। आगे का आपका प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? इनके बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे आप चलिए, आगे का आपका प्रश्न है, ये छोटा हो गया, चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अहमदाबाद के कपड़ा मिल में मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो इनका आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। ये आंदोलन कब हुआ था आपको याद रखना है, 1918 ईस्वी में। अब आप लोग आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो खिलाफत सम्मेलन का दिल्ली में जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे गांधी जी। कौन बने थे? आपका जवाब हो जाएगा गांधी जी इसमें। ठीक है, अब आप लोग आगे का प्रश्न देखिएगा। आगे का आपका प्रश्न क्या है? 83 नंबर का प्रश्न आपका हो चुका है। अब आ जाइए आप 84 नंबर में कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे अगस्त 1920 ईस्वी में। कब किए थे? अगस्त 1920 ईस्वी में। आगे का प्रश्न आपको हम बता रहे हैं 85 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? इनमें से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे ये आपको बताना है। ठीक है, साइमन कमीशन के सदस्य की यदि आप बात करोगे तो इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं थे। इसका सदस्य इनमें से कोई नहीं थे, अंग्रेज लोग ही देखोगे इनमें सदस्य थे। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, कोई नहीं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1929 की यदि आप बात करोगे तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इनका वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था वार्षिक अधिवेशन इनका? लाहौर में हुआ था। अब आप लोग आगे चलिए, आगे का प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न आप लोगों का जो प्रश्न रहेगा उस प्रश्न के बारे में आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आगे का प्रश्न आपका है 86 के बाद आपका हो जाएगा 87 नंबर कि गांधी जी देखोगे, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था ये आप सभी स्टूडेंट को बताना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए इसका जवाब आपका क्या होना चाहिए? इसका जवाब आपका हो जाना चाहिए फरवरी 1931 ईस्वी में। कब? फरवरी 1931 ईस्वी में ये आपका जवाब आ जाएगा। आगे का प्रश्न आपका लेते हैं। देखिए आगे का प्रश्न आपका क्या है? आगे का प्रश्न आपका है, कहां चला गया? हाँ, 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अध्यक्षता करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, देखो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? शुरू तो महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, लेकिन कांग्रेस के देखोगे
सम्मेलन में इस बात का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाब आपका हो जाएंगे इसमें क्या, जवाब हो जाएंगे इसमें जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका जवाब हो जाएंगे बी नंबर। क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अब आप लोग आगे देखिएगा, 91वें नंबर का प्रश्न आपका है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किए थे। तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो स्थापित किए थे, ये किए थे सिंगापुर में। कहाँ किए थे, सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं थे। तो ये देखोगे बेवेल जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, यानी जवाब आपका हो जाएगा 92 का सी नंबर। अब आप लोग आगे आइएगा, ये आपका आगे का प्रश्न है कि क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की थी कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा। यह घोषणा कब किया गया था इनके द्वारा, ये आपको बताना है। तो यह घोषणा कर दिया गया था फरवरी 1947 ईस्वी में। कब यह घोषणा कर दिया गया था, फरवरी 1947 ईस्वी में। आगे का आपका प्रश्न है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था। बाल्कन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना। यदि आप बात करोगे तो इसमें एक योजना के बारे में नहीं चर्चा किया गया है, माउंटबेटन योजना होना चाहिए। इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है सही, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए था, माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये प्रश्न का ऑप्शन देखोगे सही नहीं है, आपका हो जाएगा माउंटबेटन योजना इसका आंसर होता। इसमें ऑप्शन देखोगे सही नहीं है। अब आप लोग आगे चलिए, आगे का प्रश्न आपका क्या है ये देखिएगा आप लोग। आगे का प्रश्न आपका है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की यदि आप बात करोगे तो वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, यानी 95 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपका संविधान का निर्माण कब पूरा हो गया था। संविधान निर्माण देखोगे पूरा हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आपका जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, आगे का प्रश्न आपका है, कहाँ चला गया, 97 नंबर। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था। तो ये व्यक्ति थे आरवी धुलेकर। ये देखोगे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में इन्होंने ही किए थे, अधिक जोर इन्हीं का था। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री किनको बनाया गया था, वल्लभ भाई पटेल को, यानी आपका जवाब हो जाएगा 98 का सी नंबर। ठीक है, अब आप लोग आ जाइएगा 99 नंबर के प्रश्नों में। प्रश्न आपका है कि यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो जवाब इसमें आपका क्या हो जाएंगे, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। यंग इंडिया नहीं है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किए थे। आपका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है। तो यह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किनको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो बाकी आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है, हम आपको जो देखो एग्जाम मंथन बैच का जो भी आपको हम वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल कराएं, आप उस मटेरियल में जा कर के मिला सकते हैं कि देखोगे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में कितने प्रश्न आपके वहाँ से मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपके डबल ऑप्शन दिए जाते हैं, और उस डबल ऑप्शन में भी देखोगे यदि आप आधे प्रश्न को कर लेते हो तो फिर आप देखोगे एग्जाम में बेहतर करके आओगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, और मॉडल पेपर में जो दिए गए प्रश्न हैं उसका आंसर आप खुद मिला सकते हैं, खुद उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यदि इसमें से हम आपको बताएं कि 100 ऑब्जेक्टिव में से यदि आप 50 सही कर लिए होंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में देखोगे 50 ही लिखना है। 50 करने का मतलब वही स्टूडेंट 50 कर पाएंगे जिनका पूरा हिस्ट्री बुक रिवीजन में होगा, जिनका पूरा बुक हिस्ट्री तैयारी में होगा, वही इस 50 प्रश्न को भी कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए बाकी आप सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अब अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।